आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नेहा जी, मैं आपसे इस सवाल की शुरुआत करना चाहूंगी। जब हम विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं, उस संकल्प में आप युवा शक्ति को कहाँ देखती हैं और नेहा जोशी को उस पिक्चर में कहाँ देखती हैं? सभी को नमस्कार। पहले तो मैं न्यूज़ 18 को बधाई दूंगी कि ये डायमंड स्टेट समिट हमारे उत्तराखंड में आज आयोजित किया गया है। और अगर विकसित भारत की बात करें तो देश की 50% आबादी जो युवा है, उसकी बात किए बिना विकसित भारत की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और चाहे आप केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं, और राज्यों में भी जिस तरीके की युवा नीति हमारे मुख्यमंत्री गण, खासकर हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, युवा मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने एक अलग पहचान अपनी बनाई है। तो अगर युवा केंद्रित नीतियां नहीं होंगी तो विकसित भारत का संकल्प पूरा कभी हो ही नहीं सकता। और यही कारण है कि चाहे वो सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के माध्यम से हो या फिर अन्य क्षेत्रों में युवाओं को प्रोत्साहन, उनके टैलेंट को प्रोत्साहन देने का कार्य हो, खेल कूद के क्षेत्र में हो, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में हो, हर पक्ष में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसमें भी अगर आप देखें, युवा अक्सर जब हम बात करते हैं तो हम लड़कों की ही बात करते हैं, लेकिन आप अगर देखेंगे हर योजना के केंद्र में मोदी जी की और प्रदेश में धामी जी की भी, आप हर योजना के केंद्र में महिलाओं को पाएंगे। 30%। आप मैं बताते हुए मुझे बहुत गर्व की अनुभूति होती है कि उत्तराखंड एकमात्र प्रदेश है जहां उत्तराखंड की स्थानीय युवतियों को, हमारी छोटी बहनों को 30% आरक्षण सरकारी नौकरियों में दिया गया है। तो एक अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। तो निश्चित ही युवाओं को मैं विकसित भारत के संकल्प के केंद्र में देखती हूं और मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को एक सूत्रधार के रूप में देखती हूं कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उनको युवाओं तक पहुंचाने का काम और उनका जो फीडबैक है, ग्राउंड पे क्या बात हो रही है, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं क्या हैं, उनको सरकार तक पहुंचाने का काम मेरे जैसे लोग कर रहे हैं। दीप्ति जी, क्योंकि आपने भी शुरुआत जो है युवा राजनीति से की और उसके बाद मुख्य धारा की राजनीति में आई हैं, दोनों में कितना फर्क आपको महसूस होता है? मुझे लगता है कि मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, धन्यवाद पहले तो मोनिका जी और न्यूज़ 18 का, और आप आज उत्तराखंड में आए हैं, सभी दर्शकों को नमस्कार। हम लोग जब युवा की बात करते हैं तो युवा के साथ बहुत एनर्जी जुड़ी हुई है, युवा के साथ शक्ति जुड़ी हुई है, युवा के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो एक सामान्य व्यक्ति से भी ज़्यादा तेज़ गति से उसको कर सकता है। मैं स्वयं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ में रही, तो मुझे लगता है युवाओं से आज तक जुड़े रहने का हमारा एक विषय हमेशा रहता है। लेकिन आपने कहा कि आप युवा और महिला, एक बार अपना सवाल आप रिपीट कर सकते हैं? कि मैंने ये कहा कि आप युवा राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आई हैं, दोनों ही वक्त में आपको कितना बदलाव लगा है राजनीति में? जब आप युवा शक्ति की आवाज बुलंद करती थी, जैसे आजकल प्रबल आवाज नेहा बनी हुई हैं, वैसे ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके विकास के लिए आप अभी जो है आवाज बुलंद करती हैं, तो कितना फर्क आपको लगा है दोनों? देखिए, फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। फर्क ये है कि युवा जो है, मैंने जैसे कहा कि हम हमेशा पहले, हम कुछ कई साल पहले कहते थे कि युवा जो है वो भविष्य है भारत का, युवा हमारे देश का आने वाला भविष्य है। लेकिन हमने हमेशा ये कहा कि युवा देश का वर्तमान है। आज अगर आपका देश किस ओर बढ़ना चाहता है, किस ओर बढ़ रहा है, तो वो उसकी जो दिशा है वो युवा निर्धारित करता है कि वो किस तरफ जाएगा। एक तो वो युवा राजनीति थी। और जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आते हैं, जब आप महिलाओं को देखते हैं जो कि आपको युवा से लेकर और आपको वरिष्ठ महिलाओं तक आपको उनसे संपर्क करना है, तो महिलाओं की मैं देखती हूँ कि बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और खासतौर पे अगर हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो जो हमारी पहाड़ की महिलाएं हैं, उनको लिए, उनके पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा है। तो उन चैलेंजेस को फेस करते हुए, चाहे वो आप देखिए कि सामाजिक तौर पे उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है, पारिवारिक तौर पर फेस करना पड़ता है, अपने करियर को कई बार छोड़ना पड़ता है अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें। और रूरल एरिया में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप खेती बाड़ी देखेंगे तो वहां पर भी 80% से ज्यादा अगर कोई वर्कफोर्स काम करती है तो वो महिला है। और अगर आप डेयरी में देखेंगे काम करती हुई तो वो 94% से ज्यादा जो है अगर आप देखेंगे तो वो महिला है। तो वो इतने सारे बाहर के काम करती है, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए घर को संभालती है और घर का भी जो उसको डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण करना पड़ता है, ये उसके लिए एक बड़ी बात है। तो वो सब चीजें आज हम
जब गांव में जाते हैं तो हम देखते हैं, लेकिन मोदी जी ने इन चीजों को बहुत बदलाव किया है। आज जो महिला डिसीजन मेकिंग में जिसका हिस्सा नहीं होता था, जो कहीं निर्णय नहीं ले पाती थी, आज वो महिला अपना निर्णय स्वयं लेती है। वो ये स्वयं ले सकती है निर्णय कि उसके बैंक खाते में कितना पैसा है, वो उस बैंक खाते से कितना पैसा निकाल के लेकर आएगी, ये वो खुद निर्णय लेती है। आज से मैं कहूंगी 10 साल पहले, 14 से पहले महिला ने सोचा नहीं था किसी ने कि उसका बैंक का खाता कहीं होगा, बैंक में उसके अकाउंट होगा। तो आज अब जाएंगे तो 100% महिलाओं के पास आज बैंक के खाते हैं। तो बहुत सारे बदलाव आज हुए हैं, सामाजिक तौर पे हुए हैं और छोटी छोटी चीजों में हुए हैं। हम जब जाते हैं तो हमारी युवा की जब हम बात करें, लड़कियों की हम बात करते हैं, तो आप स्कूल में देखेंगे बहुत सारे ड्रॉप आउट्स थे, और ड्रॉप आउट्स सैनिटेशन की वजह से थे, ड्रॉप आउट्स थे क्योंकि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, और एक समय के बाद महिलाओं को, लड़कियों को अगल एक अलग शौचालय की बेहद जरूरत थी, लेकिन वो व्यवस्था थी नहीं। लेकिन आज जब मोदी जी आए तो ये छोटी छोटी चीजें जिसने महिला की जिंदगी में बदलाव किया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, वो केवल मोदी जी लेकर आए। और आज हम वो देख रहे हैं कि उस वजह से बदलाव भी हुआ है, स्कूल ड्रॉप आउट्स भी कम हुए हैं, बहनें शिक्षा भी ले रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, सशक्त हो रही हैं। नेहा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, वैसे तो आप दोनों का ही राजनीतिक सफर अगर मैं करूं, राजनीति विरासत में मिली है क्योंकि राजनीतिक परिवारों से आप आते हैं। क्या नेहा आपके लिए एक ऑब्वियस चॉइस थी? क्योंकि मैंने जब देखा है या समझा है तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिक्स को एक करियर के ऑप्शन में देखें तो इतने मोटिवेट नहीं करते हैं, लेकिन आपका आना क्या एक ऑब्वियस चॉइस थी कि क्योंकि घर पे इस तरीके का माहौल है, पिताजी हैं? देखिए, परिवार और परंपरा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और अगर मैं उस नज़र से देखूं तो मैं सैन्य परिवार से आती हूँ। मेरे परिवार में हर तीसरा व्यक्ति सैन्य पृष्ठभूमि से है। मेरे पिता भी राजनीति में आने से पहले सैनिक रहे और बहुत गर्व होता है इस परंपरा का मैं हिस्सा हूँ। लेकिन हाँ, राजनीतिक परिवार से आते हुए जितनी संभावनाएं खुलती है मोनिका जी, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। देखिए, आज अगर आपने नेहा जोशी को यहाँ पर बुलाया है तो आपने युवा मोर्चा की, भाजपा की एक आवाज के तौर पे, एक प्रतिनिधि के तौर पे मुझे बुलाया, और मेरी जगह कोई और भी होता तो हम उत्तराखंड और देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ये बात आगे बढ़ाते। लेकिन हर मंच पर मुझे ये जवाब जरूर देना पड़ता है, और ये एक दैनिक चुनौती है जिसका सामना करना मैंने सीखा है। 10 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूं और मैंने संगठन को, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपने इस धारा को बदला भी है, सोच को बदला भी है। तो मैं यही कह रही हूं, क्योंकि मैंने संगठन की राजनीति को चुना। भारतीय जनता पार्टी, मोनिका जी, एकमात्र ऐसा संगठन है जो आज नहीं, पिछले कई सालों से एक इंटरनल रिजर्वेशन सिस्टम जिसने अपने अंदरूनी जो संगठन है उसमें इंप्लीमेंट किया, ताकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पहले पार्टी की व्यवस्था में बढ़ाया जा सके। देखिए, महिला आरक्षण आने वाला है, कोई पार्टी या कोई विचारधारा चाहे या ना चाहे, वो भारत की रियलिटी बन चुका है। उस महिला आरक्षण के लिए हमारी राजनीतिक पार्टियां कितनी तैयार हैं, अगर आप इसका एक सर्वे करेंगे तो आप पाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जहां पे एक इंटरनल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन महिलाओं के लिए पैदा किया गया है, लगातार उनको सींचा जा रहा है, तैयार किया जा रहा है आने वाली जो ये संभावनाएं हैं महिलाओं के लिए, इसके लिए। तो राजनीतिक परिवार से होते हुए कई बार आप इन चुनौतियों को, इन चैलेंजेस को ज्यादा करीब से समझते हैं। और जैसा आपने कहा कि जब आप एक लड़की होते हैं तो शायद ही कोई पेरेंट चाहता है कि आप राजनीति में आए, चाहे वो राजनीति में खुद भी क्यों ना हो। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार से आती हूं जिन्होंने मुझे चुनने की आजादी दी और जिन्होंने मुझे ना नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि मैंने ये किया, लेकिन जब मैंने ये राह चुनी तो मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। और उसका एक बड़ा कारण शायद ये था कि इस पार्टी में महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने खुद इस पार्टी में अपना जीवन जिया, बहुत सारी बहनों के साथ उन्होंने भी काम किया, और उस माहौल में अपनी बेटी को जाता देख उन्होंने भी शायद महसूस किया होगा कि शी विल बी सेफ। एक अच्छा कल्चर है, एक अच्छी विचारधारा है जिसमें जा रही हैं। और आज मेरी कोशिश भी यही रहती है कि राजनीतिक परिवार नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे मेरी जैसी और लड़कियों को जो पढ़ी लिखे हैं, सशक्त हैं,
जो चूज कर सकती हैं, कॉन्शियस चॉइस ले सकती हैं राजनीति को चुनने की। क्योंकि मोनिका जी आप जानती हैं कि चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, महिलाएं जहां पर भी आती हैं तो अपनी जो एक सेंसिटिविटी होती है, संवेदनशीलता है वो होती लेकर आती है, हैं। उसको लेकर आती हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे तो जैसा आपने कहा कि शायद विरासत में मिल गई लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको विरासत में ना मिली हो, इस राजनीतिक विरासत को, महिलाओं की राजनीतिक विरासत को आगे उन तक देने का कार्य जो है मुझे लगता है कि मैंने अपने कंधों पर लिया है। बिल्कुल, और इसी चीज को हम समझना आपसे चाहेंगे दीप्ति जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पहला भाषण संसद में दिया था, उन्होंने कहा था ये सही वक्त है जब महिलाओं को सेम पेज पर आके डिसीजन मेकिंग में भी इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि आपने महिलाओं को बेहद करीबी से देखा है, उनको समझा है, उनकी समस्याओं को। और आधी आबादी है उत्तराखंड की, तो शायद 45% आधी आबादी है, उसकी जिम्मेदारी भी आप दोनों के कंधे पर है, उनकी आवाज भी आपको बुलंद करनी है। क्या आपको लगता है वो बदलाव आया है, वो महिलाओं को डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो कहते हैं, वो मिला है? मोनिका जी, एक तो ये पहली आपका पहला सवाल कि राजनीतिक विरासत, तो मेरा कोई राजनीतिक विरासत में है नहीं। मेरे दादाजी और पिताजी, माताजी जरूर संघ में रहे, तो एक संघ की विचारधारा से मैं उस परिवार से आती हूँ। और मेरे जो हस्बैंड है वो जरूर, हम दोनों ने साथ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है। तो विधानसभा का चुनाव मैं पहले लड़ी थी और मेरे हस्बैंड ने, नकुल जी, वो नेक्स्ट ईयर 2008 में वो लड़े, मैं 2007 में लड़ी। तो ऐसे करके हम साथ साथ काम करते हैं पार्टी में। और दूसरी ये जो विचारधारा है, कभी दोनों के बीच में विचारधाराओं का मेल रहता है हमेशा की? कभी विचारधारा दोनों की अलग अलग भी हो जाती है? विचारधारा बदलती नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट तो देखिए वो तो एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, रिलेशनशिप अलग है, लेकिन वैसे ठीक रहता है, ऐसा कोई कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता। दूसरा ये जो आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग, मैंने वही कहा आपको, महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या ही ये थी कि वो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई हिस्सा नहीं था। मैं किसी भी गांव में जाती हूँ तो मैं महिलाओं से पूछती हूँ, जी आपके घर में कोई जमीन खरीदी जाती है तो परिवार वाले आपसे पूछते हैं क्या क्या कौन सी जमीन खरीदें, आपसे पूछते हैं कि मकान कहाँ खरीदें, क्या कहाँ खरीदें, तो कहते हैं नहीं, कभी नहीं पूछा जाता। मैंने कहा आज जो आपकी नई जनरेशन है, जो महिलाएं जो आ रही हैं, वो तय कर रही हैं। आज मोदी जी ने जो अपने आवाज दिए हैं महिलाओं को, क्योंकि उनके नाम पर कुछ होता नहीं था, प्रॉपर्टीज भी महिलाओं के नाम पे नहीं है, उनके नाम पर अपने नाम पर कुछ नहीं है। तो मोदी जी ने क्या कहा, जो प्रधानमंत्री आवास बने वो अगर किसी के नाम पर होंगे तो वो हमारी बहनों के नाम पर होंगे, ताकि उनको ये जो सोशल सिक्योरिटी है ये उनको मिलेगी। और जब उनको सोशल सिक्योरिटी मिलती है, जब वो इकोनॉमिकली एम्पावर होती हैं, वो खुद से अपना कुछ काम करती हैं और कमाती हैं, सशक्त होती हैं, तो उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें भी उनकी हिस्सेदारी बढ़ती है। और ये पूरे समाज में है, आप वर्किंग है, जो भी महिला वर्किंग है, जो अर्न करती है, वो समझ सकती है कि उसकी कैसे डिसीजन मेकिंग है। और जो अर्न नहीं कर रही है, लेकिन हो सकता है कि वो वर्किंग महिला से ज्यादा काम कर रही है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे और भी काम है वो कर रही है, लेकिन फिर भी उसका डिसीजन मेकिंग में उतना हिस्सा नहीं हो पाता है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो इंश्योर किया है वो ये किया है कि कैसे मुद्रा लोन हमारी बहनों को मिले और वो अपने पैरों पे खड़े हों, कैसे हमारे जो स्वयं सहायता समूह है आज वो अपने काम कर रहे हैं। हम गांव में गए, मैं उत्तरकाशी पुरोला में गई, तो पुरोला के पास एक मोरी गांव है, वहां की एक महिला मुझे मिली और उसने मुझे बताया कि उसने लोन लिया, लोन लेकर स्वयं सहायता समूह से उसने पास जो लोन था, उसने उससे 2 खच्चर खरीदे और 2 खच्चर लेके उसने उनको यमुनोत्री यात्रा रूट पर उसको लगाया। उसने 2 साल के अंदर अंदर उस पूरे लोन को रीपेमेंट उसको वापस किया और उसके बाद जो उसकी कमाई है वो उसकी अपनी है। तो आज मतलब आप देखिए कि गांव के दूरस्थ इलाके जो हैं, हमारे बॉर्डर विलेजेस भी हैं, वहां पर आज महिलाएं सशक्त हैं। आप केदारनाथ के पास देखेंगे तो वहां महिलाएं प्रसादम योजना से जुड़ी हैं, जो प्रसाद आज मंदिर में जाता है वो खुद से बना रही है और लाखों का टर्नओवर वो अपना साल का टर्नओवर कर रही हैं। ये गांव में बैठी महिलाएं हैं। तो ये जो सशक्तिकरण आज महिला को अपने घर पर बैठकर मिला है, अपने बच्चों के पास रहकर मिला है, कहीं दूर नहीं जाना है, कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ वहीं रहकर वो कर रही हैं, ये केवल मोदी जी के कारण हो पाया है। तो मुझे लगता है उससे उनका बहुत अच्छा एक बिल्कुल। नेहा, अगर हम महिलाओं के सशक्तिकरण या युवा जोश की बात करते हैं, अगर हम इसी में ही जोड़ के महिला की सुरक्षा को समझें, तो वहां पर हम कहाँ लैक कर रहे हैं? क्या लगता है वो लीडरशिप
जो होनी चाहिए वहां लाग कर रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सशक्त तो महिलाएं हो रही हैं, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है, कोई भी सरकारें आए, महिला सुरक्षित कब होंगी? देखिए, मुझे लगता है मोनिका जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि महिला सुरक्षा केवल सरकार या प्रशासन नहीं, समाज की भी जिम्मेदारी है। और मुझे विभिन्न राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर बात करने का मौका मिलता है। और आपने भी ये देखा होगा कि जब हम महिला सुरक्षा के ऊपर आप किसी गोष्ठी में जाएंगी, वहां केवल महिलाएं बैठी होती हैं। जब महिला इश्यूज के ऊपर चर्चा होती है तो वहां केवल महिलाएं बैठी होती हैं। तो कहीं ना कहीं एक समाज के रूप में हमने पुरुषों को अलग रखा है महिला इश्यूज से। हमने महिला सुरक्षा की ये जो बात है, डायलॉग है, और आज जब महिलाओं का इंक्लूजन हर क्षेत्र में हो गया है, आज देखिए ऐसे क्षेत्र भी, और राजनीति भी उनमें से एक क्षेत्र आता है जहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, वहां भी आप महिलाओं की दखलंदाजी देख रहे हैं। निर्णायक भूमिका में महिलाएं हैं। क्या हमारा पुरुष समाज इसके लिए तैयार है? हमने उनको कभी इस डिस्कशन में इंक्लूड ही नहीं किया। तो मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा, एक पक्ष यह है कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है, दूसरा है न्यायिक प्रक्रिया का पक्ष, कि अगर ऐसी कोई घटना भगवान ना करे हो जाती है, या महिला सुरक्षा के ऊपर जो पुलिसिंग की व्यवस्था है, जो न्याय व्यवस्था है, वहां पर उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सके, तो ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। और आप हमारे ही प्रदेश की अगर बात करें तो मुझे अच्छा लगता है वो बताते हुए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं, निर्णय लेने में हमेशा आगे रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं। और कभी भी जब महिलाओं की सुरक्षा के विषय में, उनकी वेलबींग का विषय आया है, तो धामी जी ने कड़े कदम उठाए हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से उनकी सुरक्षा हो या हिंसा अगर उनके प्रति होती है तो कोई भी ऐसा केस अगर आता है, आप देखेंगे उत्तराखंड में, और मैं सीधा कंपैरिजन करूंगी, आपने देखा होगा पिछले दिनों कलकत्ता में क्या हुआ, और सरकार की भूमिका उसमें कितनी संदिग्ध रही, लिप्त पाई गई। एक बड़ा आंदोलन, आज भी वहां डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि आज भी अपराधी खुले घूम रहे हैं। उत्तराखंड में ऐसी घटना होने का पहले तो सवाल ही नहीं उठता, और अगर ऐसा कुछ होता है जी तो अपराधी को बेल भी सरकार नहीं लेने जाती, इस मजबूती से पैरवी करती है, क्योंकि अगर एक अपराधी, उसको अगर मैक्सिमम सजा होती है तो कई अपराधी जो आगे हो सकते हैं उनके मन में डर बैठता है। एक न्यायिक व्यवस्था जो है उसमें जनता का विश्वास जगता है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आर्थिक रूप से अगर वो सशक्त हो रही हैं तो सामाजिक रूप से और हिंसा के प्रति भी वो सुरक्षित हो, इसको सुनिश्चित करने का काम जो है वो हमारी सरकार कर रही है। दीप्ति जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी, अगर मैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आप महिलाओं के बीच रहती हैं, क्या कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि सच में एक महिला जब अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रही थी, आपने कहीं ना कहीं उसका साथ दिया होगा, उसकी आवाज बुलंद, क्योंकि जो कहानी अनसुनी रह गई होगी वो कहानी आपने बयां की होगी, उस वक्त आप महिलाओं को किस तरीके से मोटिवेट करती हैं कि वो एक जो उनके अंदर की इच्छा शक्ति है उसको खुद वो रिकॉग्नाइज करें अंदर से? देखिए मोनिका जी, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि महिलाओं के बीच में काम करने में ऐसे कई बार ऐसे हमारे पास सिचुएशन आती है, घटनाएं आती हैं, उनको कई बार डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हमारे सामने आती हैं, मेजरली डोमेस्टिक वायलेंस आती है, और कई बार हैरासमेंट एट वर्क प्लेस आती है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, जो लोग परिवार में नहीं सॉल्व जब वो हो पाती हैं, तो वो हम तक जरूर आती हैं। उसको हम, चाहे वो नेशनल वुमेन कमीशन हो, स्टेट वुमेन कमीशन हो, आगे पुलिस से बात करनी हो, तो वहां तक हम जरूर उसको परस्यू करते हैं। और जब बात वर्क प्लेस की हो तो वहां पर भी उन चीजों को हम जरूर आगे परस्यू करते हैं, लेकिन ऐसी चीजें कभी भी पब्लिक नहीं होती हैं, क्योंकि ये किसी का पर्सनल मैटर है। तो जब भी हमारे पास ऐसी कोई घटनाएं आती हैं तो हम उन लोगों से बात भी करते हैं, उनको कन्विंस भी करते हैं। और मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए ये बड़ी एक समस्या का विषय कई बार रहता है, क्योंकि वर्क प्लेस पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे पास आती हैं जो महिला वर्क भी करना चाहती है, अब वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकती है, लेकिन अगर उसे ऐसी कोई भी हैरेसमेंट अगर वर्क प्लेस पे आई है तो वो उसको कैसे हैंडल करेगी, उस विषय को बहुत एक आपको पेचीदगी से हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस फिर भी आप बुलाकर उनसे बात कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, लेकिन जब हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे होता है तो उसको ज्यादा हमें संवेदनशीलता से उसको बिल्कुल लेना चाहिए और जिम्मेदारी भी बनती है। नेहा, अगर मैं यूसीसी की बात करूं और महिलाओं के दृष्टिकोण से मैं यूसीसी को समझूं, महिलाओं के लिए कुछ ऐसे प्रावधान उसमें कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, और उत्तराखंड शायद पहला राज्य भी बनने वाला है। ड्राफ्ट जो है वो कमेटी की तरफ से दे दिया गया है सरकार को, क्या उम्मीद हम करें?
उम्मीद क्या करें हम, कब तक यूसीसी आ सकता है? और महिलाओं के दृष्टिकोण से मैं समझू लिव इन को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर जो बदलाव उसमें हम देखेंगे, क्या किस तरीके से आप यूसीसी को देखती हैं और कितना जरूरी है ये, क्योंकि विरोध भी हो रहा है? आप देखेंगे जो भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं वो उसको धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन एक महिला के रूप में अगर मैं यूसीसी को देखूं तो यूसीसी लैंगिक न्याय का विषय है। अगर आप देखें कि जो ये विभिन्न नागरिक संहिताएं अलग अलग धर्मों की जो थी हमारे देश में और जो विषमताएं थी, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता था? महिलाएं होती थी। आप मुझे बताइए मोनिका जी, कौन महिला ये चाहेगी कि घर पे पत्नी होते हुए पति 3 और पत्नियां ले आए? कौन महिला ये चाहेगी कि अगर भगवान ना करे तलाक की नौबत आ जाती है तो उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी उसका पति ना उठाए अगर तलाक हो जाता है तो? कौन महिला ये चाहेगी कि उसके पिता की संपत्ति में उसका जो लीगल हक है उसको ना मिले? लेकिन क्यों ऐसा है कि एक धर्म की महिला को ये मिलता था और दूसरी धर्म को नहीं मिलता था? क्या उसके इस संविधान में अधिकार नहीं है? और संविधान ही हमें कहता है, बाबा साहेब की जो कल्पना थी, उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 44 साफ साफ कहता है कि समान नागरिक संहिता राज्य की जिम्मेदारी है हर नागरिक के लिए इंश्योर करना। सुप्रीम कोर्ट 1993 में, 1995 में, 2003 में, 2019 में इस पे बार बार कह चुका है कि राज्य की जिम्मेदारी है और उनको करना चाहिए। तो मुझे तो बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि उत्तराखंड पहला राज्य बन रहा है जहां समान नागरिक संहिता की नियमावली भी बन चुकी है। कुछ दिन पहले ही नियमावली बनी है। और जितना मैंने सुना है कि राज्य स्थापना दिवस जो अगले महीने हमारा आ रहा है, उस पर उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी और सबसे ज्यादा इसका जो प्रभाव होगा वो उत्तराखंड की बहनों को होगा। हर वो धर्म की महिला जिसका पूरा हक है, जो मेरा हक है आज एक हिंदू होते हुए, हर महिला को मिलना चाहिए। ये हक इंश्योर करने का काम हमारी सरकार करने जा रही है। बिल्कुल दीप्ति रावत जी, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, अगर महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए महिलाएं अगर ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आए, क्या आप उनको इंस्पायर करने के लिए कुछ कहेंगी? क्या संदेश देना चाहेंगी आज की महिलाओं को? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हमारी महिलाएं जब लड़कियां हैं, जब वो शुरू करती हैं जॉब, जब वो पढ़ती हैं, तो उनकी वर्कफोर्स में हिस्सेदारी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है उनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। ऐसे ही राजनीति में भी आप देखेंगे, हमने भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने 33% पार्टी के अंदर आरक्षण किया और आज प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनके नेतृत्व में आया है और वो जल्दी लागू भी होगा और महिलाएं पार्लियामेंट में भी हमको दिखेंगी। ऐसे ही हम पंचायतों में देखते हैं, जिन्होंने शुरू किया 33% से आज 50% महिलाएं पंचायत में रिजर्वेशन है। और उसके बाद आप देखेंगे कि अगर आप हाउस में देखेंगे तो 60% महिलाएं बैठी हैं, क्योंकि जनरल सीट से भी महिलाएं चुनकर आती हैं और जीतती हैं। तो आज जो हम मेजोरिटी देखते हैं पंचायतों में तो वो महिलाओं की देखते हैं और हमारी जो निगम है उनमें भी देखते हैं। तो ऐसे ही, लेकिन मैं कहूंगी जो डिसीजन मेकिंग और बड़े प्रोसेस हैं, जैसे हमारे देश ने राष्ट्रपति महिला देखी, आज भी हमारी राष्ट्रपति महिला है। हमारे देश ने स्पीकर देखे हैं, हमारे देश ने प्रधानमंत्री देखी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन देखी हैं, डिफेंस मिनिस्टर देखी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास है। ये सब पोजीशंस पे आज महिलाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद ये सिंबॉलिक चीजें तो हैं ही, मतलब सिंबॉलिक है, उसके साथ साथ वो काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ सीईओ भी बने, ज्यादा से ज्यादा गवर्नर भी बने और मुख्यमंत्री भी बने। मैं कहूंगी उनको बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी और दीप्ति जी आपका हमारे साथ ये सार्थक संवाद करने के लिए। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा जी, प्लीज वो मंच पर आए और हमारे मेहमानों का धन्यवाद करें। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एक सार्थक संवाद डायमंड स्टेट समिट उत्तराखंड में करने के लिए।